हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संसाधन एवं विकास, यानी कि जो आपका संसाधन एवं विकास है फुल चैप्टर इन वन वीडियो। ठीक है, ये आपका भूगोल जो है ना, भूगोल का चैप्टर फर्स्ट है। आप लोग चेक कर लेना, भूगोल का चैप्टर फर्स्ट है एंड आपका ये फुल चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही अच्छे से। ठीक है, अगली बार भी पढ़ा चुका था और बच्चे ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए थे और उनके बोर्ड एग्जाम में आता, बट कैसे आता जब कैंसिल हो गया बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो अब हम देखेंगे फुल चैप्टर इन वन वीडियो संसाधन एवं विकास। देखो, इसमें कई सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना। इससे पहले मैंने 3 चैप्टर कवर करा दिए हैं। पहला यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा भारत में राष्ट्रवाद एंड तीसरा भूमंडलीकृत विश्व का बनना। उसे नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना, प्लेलिस्ट बन चुका है। तो यहाँ देखो, पहले आपको समझना है संसाधन क्या होता है। तो प्रत्येक वस्तु होती हैं जो हमारी आवश्यकता या आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती हैं और जिनको बनाने के लिए जो प्रौद्योगिकी होता है उपलब्ध, वो संसाधन कहलाता है। मतलब जिसके बनाने के लिए कुछ चीजें उपस्थित होती हैं, प्रौद्योगिकी उपस्थित होती हैं कि इसे बनाने के लिए कुछ यंत्र होते हैं। ठीक है, तो वही संसाधन होता है। अब देखो, जैसे प्रत्येक वस्तु, बहुत सारी वस्तुएं हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, मतलब हमारे आवश्यकता अनुसार उसे पूरा करती हैं। अब जैसे वो पूरा करके, जैसे अगर धान की कटाई करना है ना, तो अब मशीनें आ चुकी हैं, एक प्रकार का संसाधन है। ठीक है, एंड अगर आप क्या करें, खेतों की गुड़ाई करना है ना, तो भी अब क्या आ चुका है, संसाधन आ चुका है। अब संसाधन के लिए एक प्रौद्योगिकी है जो उस संसाधन को बनाता है। ठीक है, तो वही संसाधन है। तो प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती हैं और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, संसाधन कहलाता है। अब एक बात और समझ लो, संसाधन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब ऐसे भी संसाधन होते हैं, जैसे पेड़ पौधे भी एक संसाधन है जिसके द्वारा आप घरों की कई चीजें बना सकते हो, कई चीजें बनाया भी जाता है। एंड मतलब जल भी एक संसाधन है, ये सब संसाधन है। तो यहाँ जैव है, एक जैव संसाधन है, एक अजैव संसाधन है। ठीक है, इनके प्रकार हैं। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जैव संसाधन होते हैं, दूसरा अजैव संसाधन होते हैं। फर्स्ट आप लोगों का जैव संसाधन है, सेकंड अजैव संसाधन है। इसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं डिटेल में। देखो, अगर आप संसाधन समझ गए तो अच्छी बात है, नोट बना लो, नोट कर लो। अब जैव संसाधन, जैव मतलब होता है जीवन। क्या होता है? जीवन। और अजैव का अर्थ है आजीवन, यानी कि नॉट लाइफ। ठीक है, तो मतलब वो अजीव। तो अब अभी समझ जाओगे इसका डेफिनेशन। जैव संसाधन जिसमें जीवन यापन होता है, जिसमें जीव होते हैं, ठीक है, जो जीते हैं, जिसके खाने के लिए कुछ ना कुछ आवश्यकता होती है, ठीक है, वो जैव संसाधन होते हैं। जैसे आपको मैं यहाँ बता दूं, देखो जैव संसाधन समझ लो, जैव संसाधन वह संसाधन है ना, जैव संसाधन में जीवन यापन होता है। जीवन यापन का अर्थ है कि उनमें जीव होते हैं, उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। ठीक है, वो हाँ सही बात है। तो ये होते हैं जैव संसाधन। अब जैव संसाधन आपसे पूछे तो बता सकते हो, आपको केवल इतना कहना है कि जैव संसाधन में जीवन यापन होता है या जैव संसाधन में जीव होते हैं। जैसे पेड़ पौधे और जंतु। ठीक है, पेड़ पौधे और जंतु भी हैं। ठीक है, ये होते हैं आपके एग्जाम्पल आप लोग समझ लो, काफी इजी है और समझ में आ जाए ना तो अच्छी बात है, नोट बना लो, नोट कर लो। तो ये है जैव संसाधन। जैव संसाधन में केवल आपको समझना है उससे एग्जाम्पल से छोटा सा परिभाषा कि जैव संसाधन में जीवन यापन होता है। ठीक है, एंड दूसरा है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन में जीवन नहीं होता है, मतलब अजैव संसाधन निर्जीव होते हैं, इसमें कोई जीवन नहीं होता है, इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग नहीं जा सकते हैं। ठीक है, जैसे अजैव संसाधन, जैसे आपका सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा आपका एक संसाधन है कि नहीं है, क्योंकि आपको लाइट प्रदान करता है, तो सौर ऊर्जा एक संसाधन है। एंड दूसरा आप लोग लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि आप नहीं ये ना लिखो, या फिर जल है, मिट्टी है। ठीक है, ये सारे संसाधन हैं। कौन? अजैव संसाधन। ये मत लिखो क्योंकि इसे ना लिखो। जल, मिट्टी जैसे ये सब प्राकृतिक द्वारा दिए गए हैं और इसमें जीवन यापन नहीं होता। तो ये हो गया जल एंड मिट्टी, तो ये आपका हो गया अजैव संसाधन।
फिलहाल आपको संसाधन एंड उनके प्रकार, जैव संसाधन, अजैव संसाधन दोनों समझ में आ गए। पहले जैव संसाधन का एग्जाम्पल है पेड़ पौधे जंतु, और अजैव संसाधन का एग्जाम्पल है जल एवं मिट्टी। नोट कर लो, जो भी कोई कंफ्यूजन है तो बताना, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा, ठीक है। नोट जरूर कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फिर अगला टॉपिक देखते हैं अगले पेज से। अगला टॉपिक है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय और अनवीकरणीय दो संसाधन और आपको समझना पड़ेगा। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? नवीकरणीय देखो वे संसाधन जिन्हें भौतिक तथा रासायनिक यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोई भौतिक चीज या फिर रासायनिक प्रयंत्र, कोई यंत्र हो या किसी प्रक्रिया के द्वारा पुनः यानी कि दोबारा उत्पन्न किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, ठीक है। तो वो सारे क्या होते हैं? नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन में क्या कहना है कि वे संसाधन जिन्हें भौतिक तथा रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। एग्जाम्पल आपके लिए सौर ऊर्जा, एवं पवन को भी उत्पन्न किया जा सकता है किसी न किसी के द्वारा, ठीक है, पुनः दोबारा, ठीक है। कुछ ना हो तो फैन के द्वारा उत्पन्न कर लो। तो ये हुए इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स समझ में आ गया ना। नवीकरणीय का एग्जाम्पल, नवीकरणीय की परिभाषा आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि काफ़ी इजी है और आपको इजी तरीके से समझा भी रहा हूँ, तो ऐसे में आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो नवीकरणीय संसाधन काफ़ी इजी है, नवीकरणीय संसाधन में कुछ नहीं है। एंड अनवीकरणीय संसाधन देख लेते हैं। अब आता है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या है? देखो वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता, मतलब पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता, इन संसाधन का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। मतलब इसे चाहो कि आज फिर बना लो, कल फिर बना लो, 5 दिन बाद फिर बना लो, 1 महीना बाद फिर बना लो, तो ऐसा नहीं होता। इसको मतलब एक लंबा समय देना पड़ता है। और ये ऐसे संसाधन होते हैं जिन्हें पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता, मतलब बार बार तुरंत उत्पन्न नहीं किया जा सकता, मतलब इसको समय देना पड़ेगा, काफ़ी लंबा समय देना पड़ता है। साल भी समय, 10 साल, 20 साल, 25 साल, जितने समय, लाखों साल, हजारों साल भी लग जाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो ऐसे में अनवीकरणीय संसाधन आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, फिर उसका एक अलग सा वीडियो बन जाएगा। तो नवीकरणीय, अनवीकरणीय, इसका एग्जाम्पल देख लूँ। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है जीवाश्म, ठीक है। जीवाश्म एंड आप लिख लो खनिज, जीवाश्म एवं खनिज, ठीक है। तो ये दोनों इसके एग्जाम्पल्स हैं और आप लोग नोट कर लो अच्छे से, फिर हम लोग आगे देखें। अगला टॉपिक है मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, मतलब मानव अस्तित्व को बनाए रखना है, कुछ कमी नहीं आने देना है, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। और क्या करना है वो मैं आपको बता दूं। देखो संसाधनों की कमी हो रहा है, मतलब जो संसाधन है ना, ये संसाधन और विकास चैप्टर ही है, तो इसमें कह रहा है कि संसाधन की कमी हो रहा है। अब संसाधन की कमी कैसे हो रहा है? मतलब जनसंख्या बढ़ रही है। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो संसाधन में कमी हो रही है। कैसे? हर एक व्यक्ति को संसाधन चाहिए, किसी न किसी चीज़ से कोई कमाई के लिए लेता है कि हम इससे काम करेंगे और हमें अर्निंग होगा। तो ऐसे में जनसंख्या बढ़ रही है तो संसाधन की लगातार कमी हो रही है। पर्यावरण असंतुलन सब कारण है जनसंख्या वृद्धि। पर्यावरण असंतुलन का अर्थ है पर्यावरण में प्रदूषण होना, मतलब पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, पर्यावरण में गंदी चीजें फेंके जा रहे हैं, पर्यावरण को गंदा बनाया जा रहा है, इसलिए पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन की कमी आ रही है। ऐसे में कई सारी बीमारियां फैल रही हैं। बीमारियां फैलेंगी क्यों नहीं? क्योंकि अब पर्यावरण काफी ज्यादा गंदा हो रहा है। जैसे जनसंख्या वृद्धि होती है, एक घर में 3 लोग थे और 3 लोग से वो हो गए 5 लोग, 5 से 7 लोग हो गए, तो ऐसे में 3 लोग जो थे ना कम गंदगी फैला रहे थे अपने बगल पर्यावरण में। जब 8 लोग हो गए, 7 लोग, तो ऐसे में 7 लोग वहां बगल में पर्यावरण में प्रदूषण फैला रहे हैं।
ऐसे में जनसंख्या वृद्धि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर्यावरण प्रदूषण के लिए। ओजोन परत का अपक्षय, भाई ओजोन परत का अपक्षय क्यों हो रहा है? क्योंकि पर्यावरण में प्रदूषण फैल रहा है, इसलिए ओजोन परत का अपक्षय हो रहा है। एंड हमारी पृथ्वी को गर्म हो जाती है। हमारी पृथ्वी गर्म क्यों हो जाती है? क्योंकि पानी की कमी आ रहा है। ऐसे ऐसे पौधे लग रहे हैं ना कि ज्यादातर पानी को अपनी तरफ खींच रहे हैं, जैसे लिस्पिट का पौधा, ये काफी ज्यादा पानी अपनी तरफ खींच रहा है और लोग उसी को ज्यादा लगाते हैं। अपने खेतों के बगल देखो, कई सारे ऐसे पेड़ लगे हुए हैं कि ज्यादातर वही पेड़ लगे हुए हैं जो पर्यावरण को प्रदूषण कर रहे हैं, पानी को ज्यादा खींच रहे हैं, वो पेड़ लगा रहे हैं। ठीक है, बरगद का पेड़ हुआ या फिर पीपल का पेड़ हुआ या फिर नीम का पेड़ हुआ, इसे नहीं लगाते। आम का पेड़ हुआ, इसे लगाओ, क्योंकि इससे ज्यादा फायदे हैं, बेटर देन उन सबसे। एंड पर्यावरण प्रदूषण, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण प्रदूषण जैसे मनुष्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए काफ़ी गलत है, क्योंकि अगर आपको अस्तित्व को बनाना है तो पर्यावरण प्रदूषण को कम करना पड़ेगा, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण से बहुत सारी बीमारियां भी फैल सकती हैं, तो ऐसे में कम करना पड़ेगा। तो अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? ऐसे में समझना काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये भी आपके टॉपिक में है, आपके बुक में है एनसीईआरटी में, तो आप समझ लो, काफी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है। देखो, सतत पोषणीय विकास का अर्थ है बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए विकास होता है। मतलब पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो और विकास हो जाए, मतलब बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए विकास होता है, तो यह विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। मतलब पर्यावरण को कोई नुकसान भी ना हो और विकास भी हो जाए, तो ऐसे में यही विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है। समझना काफी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है और आपको समझना चाहिए, तो आप इसे नोट कर लो सतत पोषणीय विकास को, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जो विकास होता है उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। यहाँ अब अगला टॉपिक है संसाधन नियोजन। पहले आप पढ़ा होगा परिवार नियोजन, बायोलॉजी में पढ़ा होगा, आई होप क्लास 10th में। ठीक है, अभी आप क्लास 10th में हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पढ़ा चुका है इसलिए। ठीक है, तो आप पढ़ना है संसाधन नियोजन। अब भाई संसाधन को भी नियोजित करना पड़ेगा। परिवार नियोजन में था कि बच्चों की संख्या सीमित रखो, ऐसा नहीं कि आप 10-15 बच्चे हों। ठीक है, ऐसे में तो परिवार भी दुर्लभ हो जाएगा, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं रहेगा और ऐसे में दरिद्रता भी आ जाएगी। अब यहाँ है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन का अर्थ क्या है? नियोजन मतलब नियोजित करना, नियंत्रित करना, बस यही आप समझो। अब जैसे देखो, संसाधन का विवेकापूर्ण उपयोग और प्रबंधन करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। मतलब संसाधन को भी विवेकापूर्ण उपयोग करो, मतलब ऐसा नहीं कि आप जितना मन की उतना उपयोग करो, ऐसे में तो मतलब उसका भी पुर्जा ढील हो जाएगा। और ऐसे में कह रहा है कि संसाधन का विवेकापूर्ण यानी कि विवेकपूर्ण उपयोग और प्रबंधन करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। यहाँ से आपका ये टॉपिक हो गया क्लियर। और संसाधन नियोजन काफ़ी छोटा सा टॉपिक था और अभी आपको और पढ़ना है संसाधन नियोजन के अंतर्गत संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्या है। मतलब संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्या है, क्यों हम संसाधन नियोजन कर रहे हैं, संसाधन को नियोजित कर रहे हैं, संसाधन का नियंत्रण कर रहे हैं, प्रबंधन कर रहे हैं। ऐसे में संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्या है? सभी देश या राज्य में सभी वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती हैं, इसलिए करते हैं। मतलब कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, सभी राज्य हो या देश हो, हर एक वस्तु वहाँ उपलब्ध नहीं होती है। अगर आप नियंत्रित नहीं करोगे ना, तो आपके यहाँ एडवांस बचेगा नहीं कि दूसरे देश या राज्य में भेज दिया जाए। ठीक है, अगर आपके पास 100 मतलब परमाणु बम है और आप 100 से ज़्यादा यूज कर लिए ना, 100 यूज कर लिए, तो आप कैसे दूसरे देश में भेज पाओगे? आप मतलब अगर 100 है तो 50 यूज करो, 50 आप अलग सेल कर दो। ऐसे में आपकी विकास होगा और आपका संसाधन नियोजित भी रहेगा। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल की वजह से मैंने समझा दिया। ठीक है, भारत में संसाधन नियोजन समझ लो, छोटा सा टॉपिक है, काफी अच्छा है एंड इंपॉर्टेंट है। देखो, संसाधन नियोजन वो भी भारत में विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। मतलब विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। जैसे कोई राज्य होता है ना कि यहाँ इस चीज की ज्यादा खेती होती है, अब अगर वहां तब कोई ऐसा संसाधन होगा जो ज्यादा पाया जाता होगा और किसी राज्य में कोई दूसरा संसाधन, किसी राज्य में कोई दूसरा। इसीलिए कहा गया विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं।
भारत में संसाधन नियोजन के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई गई है। मतलब भारत में जो संसाधन नियोजन के लिए एक पंचवर्षीय योजना बनाई जा रही है। यह कार्य बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन भी होता है। मतलब ये कार्य बहुत कठिन भी होता है संसाधन नियोजन करना। देखो भू संसाधन में 23% तो मैदान है, 30% पर्वत है एंड 27% पठारी है। 23 एंड आपका ये कितना है 73 27 100% में आपका 100% में केवल 43% आपका मैदान है एंड 30% पर्वत है, पर्वत जहाँ कोई खेती नहीं होती है। 27% पठारी है। तो ऐसे में ये आपको याद रखना है। कोई आपसे पूछ ले कि भू संसाधन में मैदान कितना % है, तो आपको बताना है 43% है, 43, ठीक है। ये 43% है एंड ये 30% है, ये है 27%, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आप इसे नोट कर लो, भारत में संसाधन नियोजन। फिर मैं अगला टॉपिक देखता हूं अगले पेज से, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग अगला टॉपिक जल्दी से देख लेते हैं फटाफट। अगला टॉपिक है भूमि निम्नीकरण के कारण। भूमि निम्नीकरण क्या है? मतलब भूमि की कमी होना, ठीक है। भूमि जैसे मिट्टी है, मिट्टी की कमी होना, भूमि जो नीचे की चीज है, ठीक है। तो भूमि निम्नीकरण के कारण क्या है? बहुत सारे कारण हैं जो कि अभी मैं एक एक करके बताने वाला हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। सब लोग पढ़ो, अच्छे से पढ़ो ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सको। मैंने कई सारे चैप्टर पढ़ा दिए, काफ़ी जल्दी पढ़ाए हैं ताकि आप लोग जल्दी पढ़ो, आप आगे बढ़ो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो। ऐसे में हमें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। देखो पहला है मानव द्वारा किया गया क्रियाकलाप। जो मानव द्वारा किया गया क्रियाकलाप, मानव द्वारा जो है ना काफ़ी सारे अच्छे क्रियाकलाप किए जाते हैं, लेकिन काफ़ी सारे गलत क्रियाकलाप भी किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कई ऐसी चीजें होती हैं, कूड़ा जो होता है ना, कूड़े को कोई सही जगह फेंकता है लेकिन कोई गलत जगह फेंक देता है, इसीलिए पर्यावरण प्रदूषण होता है। जहां फेंकना चाहिए वहां नहीं फेंकते, ठीक है। वनों की में कमी आना, वन पेड़ पौधे में कमी आना। पेड़ पौधे में कमी क्यों आ रहा है? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है लगातार, घर बन रहे हैं, घर में अच्छे अच्छे खिड़कियां लग रही हैं। अब खिड़कियां लगनी है तो लकड़ी का काम लगेगा, और लकड़ी का काम लगेगा तो पेड़ कटेगा, ठीक है। और कटेगा, इसीलिए वन में लगातार कमी आ रही है। वन में लगातार कमी बहुत ज्यादा आ रही है। कोई लगाता नहीं, उड़ाता 10 है, लगाता एक भी नहीं है। काट देता है सारे को, मतलब बगीचे को साफ कर देता है, बढ़िया से चिकन कर देता है, एक भी पेड़ नहीं लगा रहता है। बट एक लगाता नहीं है कि एक लगा दे, 10 काटे हैं तो एक तो लगा दें, ऐसा नहीं करते। लगता है कि केवल काटना है, खत्म करना है। ऐसे में देखना कुछ दिन में ऐसे संकट भरे समय आएंगे ना कि पेड़ पौधे लगाएंगे सभी लोग। क्यों? क्योंकि बचना है तो पेड़ पौधा लगाना पड़ेगा। आवश्यकता से अधिक पशुओं को चराना, आवश्यकता से अधिक पशुओं को चराना, दिन रात पशुओं को चराना, क्योंकि पशुएं जो होती है ना भूमि के निम्नीकरण का बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि अगर पशु जो है ना, पशु भी एक छोटा सा कारण है, बहुत बड़ा कारण नहीं, छोटा सा कारण है। क्यों? क्योंकि अगर पशु घास को चरते हैं ना, तो मतलब घास के साथ जो मिट्टियां होती हैं उसे भी अपनी तरफ खींच लेती हैं, उसे उखाड़ने की कोशिश करती हैं और उसके साथ काफ़ी सारी मिट्टियाँ आ जाती हैं। मिट्टियाँ आ जाती हैं तो वो भी उनके साथ कहीं ना कहीं से छितर वितर हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में ये भी एक बड़ा कारण है, छोटा बड़ा कुछ है। एंड खनन, कोयला एंड लोहा, इन सबको निकालना। खनन, कोयला, लोहा, इन सबको निकालना। अगर जान जाए ना कि यहाँ खनन, कोयला, लोहा यानी कि हीरे मोती हैं, तो उनको जो है ना इतने ज़्यादा गहरे तक खोद देते हैं कि लगता है कि पूरा यहाँ पूरा समुद्र है। ऐसा खोद देते हैं नीचे तक, उसे खुदाई करते हैं बुलडोजर से या फिर किस और मशीन से, एकदम खोदते चले जाते हैं। और मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड अगला है मृदा अपरदन, मिट्टी में कमी, यानी कि मृदा अपरदन हो रहा है, मृदा का अपरदन हो रहा है, अर्थात मिट्टी की कमी हो रही है। मिट्टी की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि मृदा का अगर अपरदन होगा तो मिट्टी की कमी लगातार होगी, और मृदा का अपरदन के बहुत सारे कारण हैं। ऐसे में आप जान सकते हो कि मृदा का अपरदन हो रहा है और मिट्टी में कमी आ रही है। एंड उद्योग भी एक बड़ा कारण है। उद्योग ऐसे है ना कि मिट्टी इतने ज्यादा खींच रहे हैं ना, इन भूमि का निम्नीकरण इतनी तेजी से कर रहे हैं कि आप बिलीव नहीं कर सकते हो, ऐसे उद्योग हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपको समझ में आया भूमि निम्नीकरण के कारण
आप इसे नोट कर लो अपने इंपॉर्टेंट नोट्स में, जो आपने सोशल साइंस का नोट्स बनाया है उसमें नोट कर लो। पहला है मानव द्वारा किया गया क्रियाकलाप, दूसरा है वनों में कमी आना, तीसरा है आवश्यकता से अधिक पशुओं को चराना, चौथा है खनन, कोयला, लोहा, इन सबको निकालना, पांचवा है मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी में कमी, छठवां है उद्योग। ठीक है, अब देखो रोकने का उपाय भी देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे अगर भूमि निम्नीकरण हो रहा है तो इसका रोकने का उपाय क्या है, हम इसे कैसे रोक सकते हैं। पहला है वन रोपण, वन की कटाई जो है ना उसे रोको, वन रोपण करो, वन को लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ, उसे काटो ना, एक लगाओ तब आप 10 लगाओ तो एक काटो, 5 लगाओ तो एक काटो। ऐसे में अगर आप करोगे ना तो काफी पर्यावरण संतुलित होगा, प्रदूषण कम होगा, ऑक्सीजन होगा, आपके हर एक एरिया में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन होंगे। पशुओं को कम चराना, पशुओं को कम चराओ। ठीक है, खनन नियंत्रण यानी कि जो कोयला, लोहा, हीरा, मोती, जवाहरात, इन सबको खनन कहते हैं, खनन नियंत्रण करना। इन्हें आप खोदना बंद करो, ज्यादा मत खोदो। जहां आप जान जाओ कि यहाँ है तो वहां पूरा खोद के ऐसा बना देते हो लगता है कि पूरा समुद्र डूब जाए। ये भूमि प्रदूषण को कम करना, भूमि प्रदूषण को कम किया जाए। जो भूमि प्रदूषण है ना, भूमि प्रदूषण नीचे का, ठीक है, उसे कम कर दो। ठीक है, समझ में आया? आई होप कि समझ में तो आ ही रहा होगा। अगला टॉपिक है मृदा अपरदन, जो अभी मैंने छोटा सा टॉपिक था उसे बता देते हैं अच्छे से। मृदा अपरदन समझ लो। देखो, भूमि के ऊपर के परत को हट जाने की क्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। छोटा सा टॉपिक है और छोटा सा अच्छा सा लग रहा है। जो भूमि के ऊपर का परत है, भूमि के जो ऊपर का परत है उसी को हट जाना ही मृदा अपरदन कहा जाता है। अब भूमि का ऊपर का परत क्या है? देखो, भूमि जो होता है ना, मिट्टियां जो ऊपर की होती है ना उसे हट जाना। जैसे अगर तेज बहाव पानी का आता है ना तो ऊपर की मिट्टियां बह जाती हैं, तो वही होता है भूमि निम्नीकरण, या फिर सॉरी मृदा अपरदन। वो तो भूमि निम्नीकरण अलग था, मृदा अपरदन मिट्टी का अपरदन होना। मृदा अपरदन का सबसे पहला कारण तेज बह रहे जल। जो मृदा अपरदन है ना उसका सबसे बड़ा कारण है बहुत तेजी से जब जल बहता है ना तो उसी के साथ मृदा भी बह जाती है, और अगर उस स्थान से मृदा बह गई तो वहां भूमि निम्नीकरण यानी कि सॉरी मृदा अपरदन हो गया। तथा तेज चल रही हवा, तथा तो बहुत तेजी से हवा चलती है तो मिट्टियों को ऊपर उड़ा ले जाती हैं। अब ऊपर उड़ा ले जाती हैं तो उस स्थान से तो गायब हो गई, अब पता नहीं कहाँ ले गई, ये तो मुझे भी नहीं पता। से भूमि के ऊपर का परत हट जाता है। ऐसे में जो भूमि है ना, भूमि के ऊपर का परत बिल्कुल से हट जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं मृदा अपरदन। इसी चीज को क्या कहा जाता है? मृदा अपरदन। तो ऐसे में आपको मृदा अपरदन का टॉपिक तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। छोटा सा टॉपिक था और आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया हो भाई तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। ठीक है, एंड शेयर भी कर दिया करो थोड़ा सा, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको इतना करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और अगली पेज से। देखो, अगला टॉपिक है पवन अपरदन। आपने पढ़ा मृदा अपरदन, अब पढ़ेंगे पवन अपरदन। पवन अपरदन क्या है? पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया पवन अपरदन कहलाता है। सेम प्रोसेस है। पवन जो होता है ना, हवा के द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की क्रिया को पवन अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं? पवन अपरदन कहते हैं। समझ में आया पवन अपरदन क्या होता है? आई होप कि समझ में आ ही गया होगा। जैसे कहीं कहीं मिट्टियां होती हैं, बालू वाली मिट्टियां, बलुही मिट्टी, ठीक है, और कहीं कहीं बहुत सॉफ्ट मिट्टियां होती हैं, जो सॉफ्ट यानी कि मुलायम मिट्टियां होती हैं ना, वहां अगर थोड़ा सा हवा चल जाए तो वो तुरंत उड़ने लगती हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुलायम होती हैं, ठीक है, सीमेंट की तरह, और वो उड़ने लगती हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा संख्या में उड़ जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब पवन अपरदन होता है। ठीक है, अगला है जलोढ़ मिट्टी। अब हम लोग समझेंगे जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, ये कितने प्रकार की होती है, तो समझो। जलोढ़ मिट्टी जो होता है ना, काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होता है, इसमें काफ़ी अच्छी खेती की जा सकती है, काफ़ी अच्छी खेती की जा सकती है। देखो, जैसे यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई जाती है। यह मिट्टी जो है ना, जलोढ़ मिट्टी जो है ना, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी है। नदियों के द्वारा कैसे? जैसे नदियाँ जो होती है ना, पानी काफ़ी तेजी से जब बहाव करता है ना, तो ये मिट्टियाँ बह कर आती हैं।
और इस मिट्टी में पोटाश की बहुलता होती है। बहुत सारे खेतों में क्या कहा जाता है कि पोटाश डालो, आपकी खेती अच्छी होगी, आपका मतलब फसल अच्छा होगा। ऐसे में जलोढ़ मिट्टी में पोटाश की अधिक मात्रा होती है, तो ऐसे में काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपके उपजाऊपन के लिए, फसल की उपजाऊपन के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर पोटाश की ज़्यादा मात्रा है तो ऐसे में फसल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है। अब नाइट्रोजन और फास्फोरस की इसमें कमी होती है, तो आपको क्या याद रखना है कि यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। यह मिट्टी में पोटाश की बहुलता होती है एंड फास्फोरस एंड नाइट्रोजन की कमी होती है। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब ये मिट्टी दो प्रकार की होती हैं, एक तो वांगड़ मिट्टी, एक खादर जलोढ़ मिट्टी, एक वांगड़ जलोढ़ मिट्टी। खादर जलोढ़ मिट्टी होती है, एक वांगड़ जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है। तो पहले हम लोग समझेंगे वांगड़ जलोढ़ मिट्टी, वांगड़ जलोढ़ मिट्टी। पुराने जलोढ़ मिट्टी को वांगड़ जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ठीक है। दो मिट्टियां हैं जलोढ़, एक तो है 35 दिन का और एक है 5 दिन का। तो ऐसे में ये जो 35 दिन वाला है ना, इसे हम लोग वांगड़ जलोढ़ मिट्टी और इसे हम लोग खादर जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। खादर जलोढ़ मिट्टी क्या होता है? नई जलोढ़ मिट्टी को खादर जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर जलोढ़ मिट्टी। जो नई जलोढ़ मिट्टियां होती हैं उसे खादर जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टियां होती हैं उसे वांगड़ जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होगा, क्योंकि आपको जलोढ़ मिट्टी के बारे में काफ़ी अच्छे से नॉलेज हो गया होगा। पहले जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, एंड ये दो प्रकार के होते हैं, वांगड़ जलोढ़ मिट्टी, खादर जलोढ़ मिट्टी। वांगड़ जलोढ़ मिट्टी पुराने जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, खादर जलोढ़ मिट्टी नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, ठीक है। अब आता है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी क्या होता है वो भी समझ लो, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लाल मिट्टी देखो, लाल मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होने पर इसका रंग लाल होता है। जो लाल मिट्टी होती है इसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है? लोहा, फेरस, Fe, इसकी मात्रा अधिक होती है। इसे आप याद रखना। इसे मैं थोड़ा डिजाइन कर देता हूँ। इसे याद रखना कि जो लाल जलोढ़ मिट्टी है इसमें लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले लाल जलोढ़ मिट्टी लाल मिट्टी लाल क्यों होती है, तो आप कह दो इसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसकी मिट्टी जो होती है लाल होती है। ये तमिलनाडु, कर्नाटक में पाया जाता है। अगर आपके मानचित्र में आ जाए लाल जलोढ़ मिट्टी कहाँ, लाल मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो आपको दर्शा देना है तमिलनाडु या कर्नाटक, किसी एक जगह और पॉइंट रख देना। अब आता है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी क्या है देखो, यह मृदा पहाड़ी या ऊंची समतल भूमि में पाया जाता है। ये जो है मृदा पहाड़ी या ऊंची समतल भूमि में पाया जाता है। यह मिट्टी कठोर होती है। ये मृदा जो होती है ना कठोर होती हैं, और ये मृदा जो है पहाड़ी या ऊंची समतल मैदानों पर पाया जाता है। जैसे पर्वत होते हैं उस पर पाया जाएगा, कंकड़ के टाइप का, ठीक है। तो ये है लेटराइट मिट्टी, ठीक है। यहाँ छोड़ा याद रखना, यह मृदा कृषि के योग्य होता है, ठीक है। जो लाल मिट्टी होती है वो मृदा कृषि के योग्य होती है, याद रखना। लेटराइट मिट्टी के बारे में थोड़ा और समझ लो। इसमें बॉक्साइट तथा एल्यूमिनियम अधिक मात्रा में होता है। क्या होता है? बॉक्साइट जो होता है और एल्यूमिनियम अधिक मात्रा में होता है, अधिक होता है। इसमें खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर खेती की जाती है। इसमें जो खाद होते हैं, खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर खेती की जाती है, ठीक है। खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर खेती की जाती है, क्योंकि ये उतना उपजाऊ नहीं होते हैं। तो इसमें बॉक्साइट तथा एल्यूमिनियम अधिक मात्रा में होता है, और इसमें खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर खेती की जाती है। समझ में आया लेटराइट मिट्टी? अब लास्ट टॉपिक एंड लास्ट मिट्टी, ठीक है। लिखा है काली मिट्टी। काली मिट्टी क्या है? काली मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। जो काली मिट्टी होती है, ठीक है, उसका निर्माण जो होता है ना, काली मिट्टी का निर्माण चट्टान होते हैं, चट्टानों के टूटने फूटने से होती है। कैसे होती हैं? चट्टानों के टूटने फूटने से होती हैं। जैसे कोई चट्टान है, बड़ा सा चट्टान है, वो टूट फूट गया, इधर उधर फैल गया, तो ऐसे में वो काली मिट्टी होती है। और चट्टानें अक्सर काली रंग की ही होती हैं, और इसमें आयरन, चूना एंड एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम अधिक मात्रा में होता है, अधिक पाया जाता है। क्या? आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। किसमें? काली मिट्टी में। काली मिट्टी में ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं,
ठीक है, तो काली मिट्टी आपको समझ में आ गया होगा कि काली मृदा या मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने से होता है और इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसे काली कपास की मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, इसे काली कपास की मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, काली कपास की मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ऐसे में ये चैप्टर आपका यहीं पर एंड हो जाता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और ऐसे ही मैं आपको ऑल चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ सबको। तो वीडियो को आपको जरूर लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।